आज हम बात करेंगे लियोनार्डो दा विंची की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका जन्म 15 अप्रैल 1412 को इटली के विंची गांव में हुआ था। यह वही विंची है जिसने दुनिया को कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण दिया। उनका पूरा नाम था लियोनार्डो दी सेयर पियरो दा विंची, जो उस समय की परंपरा के अनुसार रखा गया था। बचपन से ही लियोनार्डो के अंदर गहरी जिज्ञासा थी। वह हर चीज को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहते थे। वह पक्षियों के उड़ने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए घंटों आसमान में देखते रहते थे। पानी के बहने और फूलों के रंगों के पीछे के कारण जानना चाहते थे। वह प्रकृति के हर पहलू को गहराई से महसूस करते थे और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी माँ ने उनकी जिज्ञासा को पहचाना और उनकी इस असाधारण प्रतिभा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने लियोनार्डो को कभी भी अपनी जिज्ञासा को दबाने नहीं दिया, बल्कि हमेशा उन्हें नए नए प्रयोग करने और सीखने के लिए प्रेरित किया। लियोनार्डो अपने आसपास की हर चीज़ का चित्र बनाते थे, चाहे वह कोई पौधा हो, कोई जानवर हो या कोई इंसान, और उनकी कला देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उनकी रेखाओं में वह जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लियोनार्डो की असली पाठशाला प्रकृति थी। उन्होंने प्रकृति से ही सब कुछ सीखा और प्रकृति को ही अपना गुरु माना। उन्होंने गणित, विज्ञान और कला की शुरुआती बातें खुद ही सीखीं, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, और अपनी डायरी में सब कुछ नोट करते रहे। उनकी डायरी एक तरह से उनके विचारों और खोजों का खजाना थी। उनकी डायरी में हजारों पन्ने भरे थे जो उनके जीवन के अनुभवों और ज्ञान का संग्रह थे, जिनमें उनके विचार, चित्र और आविष्कार थे। ये डायरी आज भी हमें लियोनार्डो की अद्भुत प्रतिभा और उनकी सोच की गहराई का परिचय कराती है। जब लियोनार्डो 14 साल के हुए तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। तो उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और समझा कि इस लड़के में कुछ खास है, और उन्हें फ्लोरेंस भेजने का फैसला किया, जो उस समय कला और संस्कृति का केंद्र था। विंची के उस छोटे से गांव का लड़का, जिसके मन में बड़े सपने थे, अब एक बड़े सफ़र पर निकल पड़ा। एक ऐसा सफ़र जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था, जो उसे अमर बना देने वाला था। यह सफ़र लियोनार्डो को एक महान कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक बनाने की दिशा में पहला कदम था। फ्लोरेंस पुनर्जागरण के हृदय स्थल के रूप में उस समय कला और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र था। यह शहर प्रतिभा और रचनात्मकता का गढ़ था, जहाँ हर गली और चौक में कलात्मक प्रेरणा छिपी हुई थी। लियोनार्डो को एंड्रिया डेल वेरोक्कियो के प्रसिद्ध स्टूडियो में भेजा गया, जो उस समय फ्लोरेंस के सबसे प्रतिष्ठित कला केंद्रों में से एक था, जहां पेंटिंग, मूर्तिकला और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न विषयों की शिक्षा एक साथ दी जाती थी। यह एक ऐसा वातावरण था जहां कला और विज्ञान का संगम होता था। वेरोक्कियो के स्टूडियो में लियोनार्डो ने एक प्रशिक्षु के रूप में कला की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने रंगों को मिलाना सीखा, मूर्तियों को तराशना सीखा और कला के विभिन्न माध्यमों में महारत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने जटिल मशीनें डिज़ाइन करना भी सीखा, जो उनकी रचनात्मकता और तकनीकी ज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। एक बार वेरोक्कियो ने उन्हें अपनी कलात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया और द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नामक पेंटिंग में एक देवदूत बनाने को कहा। लियोनार्डो द्वारा बनाया गया वह चित्र इतना सुंदर और जीवंत था कि उसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहा जाता है कि लियोनार्डो की प्रतिभा को देखकर वेरोक्कियो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके बाद पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। अपने प्रशिक्षण के दौरान लियोनार्डो ने मानव शरीर की रचना का गहन अध्ययन किया, मशीनों का डिज़ाइन सीखा और विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझा। इस दौरान उनकी दोस्ती बोत्तिचेली और पेरुगिनो जैसे प्रसिद्ध कलाकारों से हुई, जिनसे उन्होंने कला और तकनीक के बारे में बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को बढ़ाया। 20 साल की उम्र में लियोनार्डो एक युवा और प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में फ्लोरेंस के प्रतिष्ठित कलाकारों के संघ में मास्टर बने, जो उनकी प्रतिभा और कौशल का प्रमाण था। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पहली बड़ी पेंटिंग अनाउंसिएशन बनाई, जिसने उन्हें एक कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। फ्लोरेंस शहर ने लियोनार्डो की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सम्मानित किया, और यहीं से उनके एक महान कलाकार बनने की असली शुरुआत हुई, जिसने कला के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। फ्लोरेंस के बाद लियोनार्डो मिलान पहुंचे, जहां ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा ने उन्हें दरबार में बुलाया।
लियोनार्डो ने ड्यूक को अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं से प्रभावित किया और उन्हें शाही आयोजनों, मंच डिजाइन और नहर प्रणाली सुधारने जैसे काम मिले। मिलान में उन्होंने लेडी विथ एन एरमिन जैसी प्रसिद्ध पेंटिंग्स बनाई। लियोनार्डो ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया, जिनमें फ्रांसेस्को मेल्जी और सलाई प्रमुख थे। इसी दौरान उन्होंने द वर्जिन ऑफ द रॉक्स और द लास्ट सपर जैसी महान कृतियों पर काम शुरू किया। मिलान में लियोनार्डो ने उड़न मशीनों, बख्तरबंद गाड़ियों और अन्य आविष्कारों के डिज़ाइन भी बनाए। ड्यूक के संरक्षण में लियोनार्डो एक सच्चे रेनेसां मैन बन गए। लियोनार्डो दा विंची का नाम आते ही एक ऐसे युग की याद आती है जब कला और विज्ञान का अद्भुत संगम हुआ था। उनकी बनाई मोनालिसा और द लास्ट सपर सबसे पहले याद आते हैं। ये दोनों ही कृतियाँ न केवल कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, बल्कि मानव इतिहास और संस्कृति के भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं। द लास्ट सपर मिलान के चर्च सांता मारिया डेले ग्राजी में बनाई गई एक विशाल दीवार पेंटिंग है, जो ईसा मसीह के अंतिम भोजन के दृश्य को दर्शाती है। यह कलाकृति अपने आकार और विषय वस्तु के कारण अद्वितीय है, जिसमें ईसा मसीह और उनके शिष्यों के भावों को अद्भुत तरीके से दिखाया गया है। हर चेहरे पर भावनाओं की बारीकियां हैं जो इस पेंटिंग को और भी जीवंत बनाती हैं। लियोनार्डो ने इसमें रंगों की नई तकनीक अपनाई, जिसके कारण यह पेंटिंग अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने स्फुमाटो नामक एक विशेष तकनीक का उपयोग किया, जिससे रंगों का मिश्रण बहुत ही सहज और प्राकृतिक लगता है। हालांकि पेंटिंग जल्दी खराब होने लगी क्योंकि लियोनार्डो ने पारंपरिक फ्रेस्को तकनीक का उपयोग नहीं किया था। फिर भी यह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इसकी कई बार मरम्मत की गई है और यह आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और स्फुमाटो तकनीक ने इसे अमर बना दिया। यह पेंटिंग अपने आप में एक रहस्य है, जिसकी व्याख्या आज तक नहीं की जा सकी है। यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी है, जहां इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग घंटों लाइन में लगकर इसे देखने के लिए इंतज़ार करते हैं। 1911 में इसकी चोरी ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, इसे और भी मशहूर कर दिया। इस घटना के बाद मोनालिसा की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और यह कला जगत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लियोनार्डो की हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाती है और उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। वे न केवल एक महान चित्रकार थे, बल्कि एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और आविष्कारक भी थे। लियोनार्डो की नोटबुक्स हजारों ड्राइंग्स से भरी थीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है विट्रूवियन मैन। यह चित्र मानव शरीर के अनुपात और ब्रह्मांड के नियमों का अद्भुत संगम है। विट्रूवियन मैन आज संतुलन और मानवता का प्रतीक बन चुका है। लियोनार्डो ने मानव शरीर रचना के अनगिनत चित्र बनाए, मांसपेशियों, हड्डियों और नसों की सटीक बनावट को समझा। उन्होंने जानवरों और इंसानों के शरीर की तुलना करते हुए भी कई चित्र बनाए। उनकी ड्राइंग्स में चेहरों, कपड़ों की सिलवटों, पानी के भंवरों और चट्टानों की बनावट का गहरा अध्ययन दिखता है। उनकी ड्राइंग्स उनकी तेज़ नज़र और असीम जिज्ञासा का खजाना है। लियोनार्डो सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे। उनकी डायरियाँ, कोडेक्स हज़ारों वैज्ञानिक विचारों और आविष्कारों से भरी थीं। उन्होंने उड़न मशीन, ऑर्निथॉप्टर और हेलीकॉप्टर जैसे हेलिकल रोटर के डिज़ाइन बनाए। युद्ध के लिए बख्तरबंद वाहन, डाइविंग सूट, डबल हल और सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने के उपकरण भी उनके विचार थे। उन्होंने कपड़ा उद्योग के लिए स्वचालित बॉबिन वाइंडर और तार की मजबूती जांचने की मशीन बनाई। लियोनार्डो ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जल विज्ञान और प्रकाशिकी में भी महत्वपूर्ण खोजें की। उनके वैज्ञानिक विचार उनके जीवन काल में सामने नहीं आ सके, लेकिन उनकी सोच आज भी प्रेरणा देती है। लियोनार्डो जितने महान कलाकार थे, उतने ही संवेदनशील और जिज्ञासु इंसान भी थे। वह सुंदरता हर चीज़ में खोजते थे, चाहे वह इंसान हो, पक्षी हो या पानी का भंवर। लियोनार्डो जानवरों से बहुत प्यार करते थे, अक्सर पिंजरे के पक्षियों को खरीदकर आज़ाद कर देते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके सबसे करीबी शिष्य सलाय और फ्रांसेस्को मेल्जी थे। मेल्जी को उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और नोटबुक्स सौंप दी थीं। उनके जीवन में विवाद भी आए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को कला और विज्ञान में छुपा लिया। लियोनार्डो का निजी जीवन उनकी कला की तरह ही रहस्यमयी और बहुआयामी था।
लियोनार्डो ने अपने आखिरी साल फ्रांस में बिताए, जहां राजा फ्रांसिस प्रथम ने उन्हें सम्मानित किया। एम्बोज के क्लोस लूसे महल में उन्होंने अपनी नोटबुक्स और वैज्ञानिक अध्ययनों पर काम किया। अपने अंतिम वर्षों में उनके दाहिने हाथ में लकवा हो गया, लेकिन उन्होंने लिखना और ड्राइंग बनाना जारी रखा। 2 मई 1519 को लियोनार्डो ने अंतिम सांस ली और अपनी सारी धरोहर मेलजी को सौंप दी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी नोटबुक्स बिखर गईं, लेकिन आज ये दुनिया भर के संग्रहालयों में है। लियोनार्डो की विरासत आज भी जीवंत है। वह रेनेसां मैन और यूनिवर्सल जीनियस के रूप में अमर हैं। उनकी कला, आविष्कार और जिज्ञासा आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। इंसानी क्रिएशन की गैलरी में कुछ इमेजेस टाइम और कल्चर से ऊपर उठ जाती है। लियोनार्डो दा विंची का विट्रूवियन मैन उनमें से एक है। ये एक गैवरीवेरा स्टेटमेंट है। आर्ट, साइंस और फिलॉसफी सब एक साथ। लगभग 1490 में बना ये रेनेसां स्पिरिट को कैप्चर करता है, क्यूरियोसिटी, पोटेंशियल और यूनिवर्सल ट्रुथ्स की तलाश। ये ड्राइंग सिर्फ एनाटॉमी नहीं है, ये एक मैप है जो बताता है कि इंसानी फॉर्म में यूनिवर्स के डिजाइन के सीक्रेट्स छिपे हैं। लियोनार्डो एक सच्चे रेनेसां मैन थे, जिन्होंने आर्ट और साइंस को अलग नहीं देखा। विट्रूवियन मैन पुरानी विजडम और मॉडर्न इंक्वायरी को जोड़ता है, रेनेसां को क्लासिकल रोम से कनेक्ट करता है। लियोनार्डो ने सिर्फ पास्ट को कॉपी नहीं किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, मेजर किया और उसे इम्प्रूव किया। आज की डिजिटल दुनिया में भी ये 500 साल पुरानी ड्राइंग आर्ट, साइंस और इंसानी पोटेंशियल के बीच की एवरीवेयर मनी को सिंबलाइज करती है। जैसे जैसे हम इसकी स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि विट्रूवियन मैन क्यों एक टाइमलेस इंस्पिरेशन बना हुआ है। विट्रूवियन मैन बहुत इम्पैक्टफुल है। एक न्यूड मेल फिगर जिसे एनाटॉमिकल प्रिसीजन के साथ बनाया गया है, वो 2 ओवरलैपिंग पोज में दिखता है। एक में उसके हाथ और पैर एक स्क्वायर में फिट होते हैं, दूसरे में वे एक सर्कल की सरकमफेरेंस तक पहुंचते हैं। लियोनार्डो ने इंसानी शरीर को दोनों शेप्स में फिट करने की पहेली सुलझाई, जिससे पता चलता है कि इंसान धरती और ब्रह्मांड के बीच एक पुल है। स्क्वायर का सेंटर जेनिटल्स पर है, जो मीनिंगली है, सर्कल का नाभि पर, जो सेलेस्टियल है। पेन और इंक से बनी लाइंस कॉन्फिडेंट हैं, एनाटॉमी जीवंत लगती है, जो लियोनार्डो के शरीर के गैवरीवेरे अध्ययन को दिखाती है। ये फिगर एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम और एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट दोनों है, एक इंडिविजुअल फिर भी पूरी मानवता का सिंबल। लियोनार्डो हमें इस फिगर में खुद को देखने के लिए इनवाइट करते हैं, इंसानी शरीर के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग पर हैरान होते हुए। ये ड्राइंग इंसानी फॉर्म को सुंदर, रैशनल और स्टडी के लायक मानती है। ये इंसानी होने की डिग्निटी और वंडर के लिए एक विजुअल मैनिफेस्टो है। इस ड्राइंग की जड़ें रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस से जुड़ी हैं, जो मानते थे कि इंसानी शरीर के प्रोपोर्शंस सभी डिज़ाइंस के लिए एक मॉडल थे। विट्रूवियस ने दावा किया कि एक आदमी के फैले हुए हाथ उसकी हाइट के बराबर होते हैं, जो एक स्क्वायर में फिट होते हैं, और नाभि से खींचा गया एक सर्कल उंगलियों और पैर की उंगलियों को छूता है। रेनेसां के आर्टिस्ट्स इसे परफेक्टली इलस्ट्रेट करने में संघर्ष करते रहे, जब तक कि लियोनार्डो नहीं आए। उन्होंने विट्रूवियस के आइडियाज़ को टेस्ट किया, सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट का इस्तेमाल किया। लियोनार्डो की बड़ी खोज सर्कल और स्क्वायर के अलग अलग सेंटर्स होते हैं, जो असली एनाटॉमी से मेल खाते हैं। उनका विट्रूवियन मैन साइंटिफिक इंक्वायरी के साथ पुरानी विजडम को और बेहतर बनाता है, रेनेसांस स्पिरिट को दिखाता है। ये अथॉरिटी पर एविडेंस की जीत है, पास्ट के लिए सम्मान को प्रेजेंट की डिस्कवरियों के साथ मिलाता है। लियोनार्डो के सॉल्यूशन ने आर्ट और साइंस दोनों को समझने के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। विट्रूवियन मैन अल्टीमेट रेनेसां सिंबल है, जो मानवता को यूनिवर्स के सेंटर में रखता है। ये आर्ट की ब्यूटी को साइंस की प्रिसीजन के साथ मिलाता है। मसल्स और बोन्स को एनाटॉमिकल एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है। ये इस बात का अध्ययन है कि शरीर कैसे काम करता है, जहां आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से मिलता है। ज्योमेट्री और रेशियो इस कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं, इस विश्वास को दर्शाते हैं कि मैथमेटिक्स सभी क्रिएशन के नीचे है। सर्कल और स्क्वायर कॉस्मिक और मीनिंगली को दर्शाते हैं, जो इंसानी फॉर्म में एक साथ आते हैं। लियोनार्डो आर्ट, एनाटॉमी, ज्योमेट्री और फिलॉसफी को एक साथ बुनते हैं, ये दिखाते हुए कि सारा ज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है। विट्रूवियन मैन हमें दुनिया को एक एकीकृत पूरे के रूप में देखने के लिए कहता है,
न कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के कलेक्शन के रूप में। यह इंटीग्रेटेड थिंकिंग की शक्ति की एक टाइमलेस याद दिलाता है। फिगर के चारों ओर लियोनार्डो के मिरर किए गए नोट्स ड्राइंग के पीछे के मैथमेटिकल सिस्टम को समझाते हैं। वह बताते हैं कि शरीर के अंग कैसे संबंधित हैं। 4 उंगलियां एक हथेली बनाती हैं, 4 हथेलियां एक पैर, 24 हथेलियां एक आदमी की हाइट। ये रेशियो एक लॉजिक बनाते हैं जहां शरीर खुद अपना रूलर है, जो प्रोपोर्शन पर आधारित ब्यूटी का एक कैनन बनाता है। सबसे प्रसिद्ध, एक आदमी के हाथ का फैलाव उसकी ऊंचाई के बराबर होता है, जो स्क्वायर में फिट होता है। सर्कल, जो रिमाइंडरा कॉम्प्लेक्स है, मानवता को अनंत से जोड़ता है। लियोनार्डो के नोट्स यूनिवर्सल ऑर्डर की तलाश दिखाते हैं, ये मानते हुए कि वही गणित शरीर, ग्रह और प्रकृति को आकार देता है। विट्रूवियन मैन सिर्फ एनाटॉमी के बारे में नहीं है, यह रियलिटी की संरचना के बारे में है। लियोनार्डो का सजेस्ट है कि खुद का अध्ययन करके हम यूनिवर्स के डिज़ाइन को देख पाते हैं। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद ओरिजिनल विट्रूवियन मैन शायद ही कभी देखा जाता है। इसे वेनिस की गैलरी डेल एकेडेमिया में सुरक्षित रखा गया है। इसकी नाजुकता का मतलब है कि इसे केवल कभी कभी ही प्रदर्शित किया जाता है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखा जा सके। छिपी हुई होने के बावजूद इसकी इमेज हर जगह है। टेक्स्ट बुक्स से लेकर सिक्कों तक यह साइंस और आर्ट का एक ग्लोबल सिंबल बन गई है। इस लोकप्रियता ने इमेज राइट्स को लेकर कानूनी लड़ाई छिड़ दी है, क्योंकि म्यूजियम डिजिटल दुनिया में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। हाल के अदालती मामलों में पब्लिक डोमेन आर्ट और राष्ट्रीय ओनरशिप के बीच के टेंशन को उजागर किया गया है। ये विवाद ड्राइंग के अपार सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य को रेखांकित करता है। ये इंसानी उपलब्धि का एक कंट्रोवर्सित प्रतीक है। 5 सदियों बाद भी विट्रूवियन मैन शरीर, कला और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य का एक यूनिवर्सल सिंबल बना हुआ है। कलाकारों के लिए यह प्रोपोर्शन और ब्यूटी का एक सबक है। वह नॉलेजिकों के लिए एनाटॉमी और ऑब्जर्वेशन में एक मील का पत्थर है। इसकी सबसे बड़ी विरासत एक पुल के रूप में है। कला और विज्ञान, रचनात्मकता और विश्लेषण को एकजुट करना। एक बंटी हुई दुनिया में यह हमें याद दिलाता है कि ये डिसिप्लिन एक साथ सबसे मजबूत होते हैं। यह ड्राइंग हमें संतुलन डिस्कवरीने के लिए प्रेरित करती है, अपने भीतर और ब्रह्मांड के साथ। यह इंसानी पोटेंशियल, रीजन और क्रिएटिविटी की वकालत करता है। विट्रूवियन मैन इसलिए टिका हुआ है क्योंकि यह अर्थ और कनेक्शन के लिए हमारी इच्छा को पूरा करता है। लियोनार्डो की मास्टरपीस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। इंसानी संभावना का एक टाइमलेस सेलिब्रेशन।